हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स फरवरी मंथ के गुजरात स्पेसिफिक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। ओके, हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि गुजरात फोरमोस्ट स्टेप टुवर्ड्स फुलफिलिंग द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी फॉर विकसित भारत एट 2047। हम सबको पता है कि मोदी जी का एक विज़न है कि 2047 तक भारत एक डेवलप कंट्री बन जाए और देश को डेवलप्ड बनने के लिए हर एक राज्य को भी डेवलप बनना पड़ता है, बराबर ना। और गुजरात पहला राज्य बना है जिसने अपना विज़न डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है कि 2047 तक वो किस तरीके से डेवलप्ड स्टेट बनेगा और किस तरीके से वो कंट्रीब्यूशन करेगा देश को डेवलप बनने में, बराबर ना। वो पहला ऐसा स्टेट बना है गुजरात कि जिसने अपना एक विज़न डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है। उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। तो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, Gujarat unveiled the multi-dimensional vision document Viksit Gujarat at the rate 2047 to actualize the vision set forth by the PM Modi for the Viksit India by 2047। बराबर ना। तो विकसित इंडिया 2047 के पीएम मोदी जी के विज़न को फुलफिल करने के लिए एक विज़न डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, विकसित गुजरात एट द रेट 2047। और गुजरात पहला स्टेट बना है ऐसा कोई डॉक्यूमेंट लॉन्च करने के लिए, बराबर ना। ओके, under the leadership of the Chief Minister Shri Bhupendrabhai Patel and the guidance of the Niti Aayog, Gujarat has become the first state in the country to introduce its vision document। बराबर ना, ध्यान में रखना है। तो नीति आयोग और चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल जी के लीडरशिप के अंडर में, बराबर ना, गुजरात पहला स्टेट बना है ऐसा कोई विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च करने के लिए, बराबर। ओके ओके, जब ये विज़न डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया तब चीफ मिनिस्टर के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया कि 2047 तक गुजरात का जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिस तरीके से एक देश का जीडीपी होता है उसी तरीके से एक स्टेट का जीएसडीपी होता है, वो कितना हो जाएगा, $3.5 ट्रिलियन हो जाएगा तब तक, बराबर ना। ऐसा गुजरात का टारगेट है। Currently representing the 5% of the nation's total population, Gujarat aims to raise its contribution to the country's GDP from existing 8.5%। अभी देश की जीडीपी के अंदर गुजरात का कंट्रीब्यूशन कितना है, 8.5% है। उससे ऊपर बढ़ के गुजरात का जीडीपी, स्टेट जीडीपी $3.5 बिलियन हो जाए तब तक, ऐसा गुजरात का विज़न है, बराबर ना। ओके, तो अभी अभी उसके अलावा और एक एम्बिशियस टारगेट सेट किया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा कि अभी जो स्टेट गवर्नमेंट की, मतलब स्टेट के हर एक व्यक्ति की जो पर कैपिटा एनुअल इनकम है वो $38,000 है, जो 2047 तक $43,000 करने का प्लान है, बराबर ना। ओके, और एस्पायरिंग टू एलिवेट द वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फ्रॉम द करंट 42% टू एन इम्प्रेसिव 75% बाई द सेम ईयर, बराबर ना। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर जो अभी वुमेन का पार्टिसिपेशन गुजरात के अंदर 42% है, उसमें वो बढ़ा के 75% करने का प्लान है 2047 तक। तो ये कुछ विजन डॉक्यूमेंट के अंदर ऐसे टारगेट्स यहाँ पे सेट किए गए हैं गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, बराबर ना। ओके, उसके अलावा पीएम मोदी जी के द्वारा पूरे देश का जो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन है वो 2070 तक अचीव करने का प्लान बनाया गया है। तो उसी तरीके से गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा भी गुजरात के द्वारा जो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन कब तक होगा, 2047 तक होगा, बराबर। ऐसा टारगेट सेट किया गया है, बराबर ना। ओके, और तो ऐसा विज़न डॉक्यूमेंट लॉन्च करने का, ओके, तो ऐसा विज़न डॉक्यूमेंट लॉन्च करने वाला पहला स्टेट कौन बना, गुजरात बना, बराबर ना। तो ध्यान में रखना है। जस्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से टारगेट सेट किए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला टारगेट कि गुजरात, सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेंटेंस कि गुजरात पहला स्टेट बना है विज़न डॉक्यूमेंट लॉन्च करने के लिए 2047 तक किस तरीके से गुजरात विकसित राज्य बनेगा। ओके, और गुजरात ने क्या टारगेट रखा है कि 2047 तक उसका जो क्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो $3.5 ट्रिलियन हो जाएगा। ओके, उसके अलावा पर कैपिटा इनकम, एनुअल इनकम जो $38,000 है अभी, वो $43,000 हो जाएगी तब तक। वुमेन का पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर 75% हो जाएगा। ओके, उसके अलावा जो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा है गुजरात का 2047 का रखा है, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि श्री मोरारजी देसाई का अभी रिसेंटली बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। उनके बारे में बात करते हैं कि मोरारजी देसाई कौन थे और वो गुजरात से कैसा रिलेट करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं।
Former Prime Minister of India, Shri Morarji Desai's birth anniversary was celebrated on 29 February 2024. Shri Morarji Desai was born on 29 February 1896 in भेदाली विलेज ऑफ द वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात। वो गुजरात के वलसाड़ के रहने वाले थे, उनका बॉर्न वहाँ पे हुआ था। उनके जो फादर थे वो स्कूल टीचर थे और एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में वो मानते थे। तो चाइल्डहुड से मोरारजी देसाई ने बहुत सारे डिसिप्लिन सीखे अपने फादर से, बराबर ना, और हार्ड वर्क करना सीखा है। और आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम द विल्सन सिविल सर्विस इन द बॉम्बे प्रोविंस इन 1918 ही सर्व्ड फॉर 12 ईयर्स, सर्व एज अ डेप्यूटी कलेक्टर। उन्होंने डेप्यूटी कलेक्टर के तौर पे काम किया। उन्होंने सिविल सर्विस का ग्रेजुएशन लिया था बॉम्बे प्रोविंस से 1918 के अंदर, और ही सर्व डेप्यूटी कलेक्टर इन द गोधरा, जो गोधरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के वो डेप्यूटी कलेक्टर रहे। उसके बाद इन 1930 व्हेन महात्मा गांधी सिविल disobedience movement was as its center, Shri Morarji Desai lost faith in the spirit of the British justice and decided to resign from the government service and plunge into the struggle। बराबर ना। मोरारजी देसाई ने जब महात्मा गांधी जी देश के आज़ादी के लिए जब वो अलग अलग आंदोलन कर रहे थे, तब मोरारजी देसाई ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर से अपना फेथ को खोया और उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस को छोड़ दिया, उन ब्रिटिश सरकार के लिए काम करना छोड़ दिया और फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर वो गांधी जी के साथ जुड़ गए, बराबर ना। और श्री मोरारजी देसाई वॉज जेल्ड 3 times ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल और ही बिकम द मेंबर ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी इन 1931 एंड वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमिटी टिल 1937, बराबर ना। बिफोर इंडिपेंडेंस ही बिकम द होम मिनिस्टर ऑफ द बॉम्बे एंड देन बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बॉम्बे स्टेट इन 1952। और इट मे बी नोटेड दैट कि स्टेट ऑफ द बॉम्बे वॉज अ बाईलिंगुअल स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ द गुजराती स्पीकिंग एंड मराठी स्पीकिंग पीपल। तो उस समय में बॉम्बे एक बाईलिंगुअल स्टेट था जहाँ पे कुछ व्यक्ति गुजराती बोल रहे थे और कुछ व्यक्ति मराठी बोल रहे थे, बराबर ना। और वहाँ के वो चीफ मिनिस्टर बने थे 1952 के अंदर, और उन्होंने यूनियन मिनिस्टर के तौर पे भी काम किया है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बने थे और होम मिनिस्टर बने थे। और उसके अलावा ही सर्व द 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 24 मार्च 1977 टू 28 जुलाई 1979। 2 साल तक उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन संभाला। और ही वॉज फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट गुजराती प्राइम मिनिस्टर, बराबर ध्यान में रखना है। उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिला है। ही वॉज ऑनर्ड विद द निशान ए पाकिस्तान, पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको मिला है 1990 के अंदर। उनको जो उनका बुरियल प्लेस है ओबिया घाट इज लोकेटेड एट द अहमदाबाद। ही वॉज ऑनर्ड विद द भारत रत्न, मोरारजी देसाई को भारत रत्न भी मिला है 1991 के अंदर। और ही वेंट ऑन द फास्ट ड्यूरिंग द महागुजरात मूवमेंट, बराबर ना। तो ये महागुजरात मूवमेंट हुई थी तब वो फास्ट पे भी उतरे थे, बराबर। तो उनके कार्यों की वजह से उनको पाकिस्तान का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है और भारत का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। तो ऐसे मोरारजी देसाई जी की अभी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया था 29 फरवरी को, जो गुजरात से बिलोंग करते थे, बराबर ना। इसके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली हमारे जो गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर हैं कनुभाई देसाई जी के द्वारा स्टेट बजट को प्रेजेंट किया गया फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, उनके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। ओके, तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गुजरात कन्नूभाई देसाई प्रेजेंटेड ₹3,32,465 करोड़ स्टेट बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025, बराबर ना। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि हमेशा ये जो बजट है वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रेजेंट किया जाता है, बराबर ना। कि कितना खर्चा करेंगे, कितना टैक्स जनरेट करेंगे, वो एक लेखा जोखा आने वाले साल में हम क्या करेंगे, इसका लेखा जोखा होता है बजट के अंदर, बराबर ना। तो फाइनेंस ईयर 2024-25 का बजट अभी लॉन्च किया गया गुजरात गवर्नमेंट का, गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर कनुभाई देसाई जी के द्वारा। कितने का बजट अनाउंस किया है? 3,32,465 करोड़ का, बराबर ना। और इट वॉज द हाइएस्ट एवर बजट प्रेजेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ द गुजरात, सबसे हाईएस्ट बजट है अभी तक का, ध्यान में रखना है। और स्टेट के द्वारा बहुत सारे नए नए टैक्सेस को प्रपोज किया गया है। और इस बजट के अंदर जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 चीज़ों के ऊपर फोकस किया था, वही 4 चीज़ों के ऊपर गुजरात गवर्नमेंट ने फोकस किया है बजट के अंदर। पुअर के ऊपर, यूथ के ऊपर, फार्मर के ऊपर और वुमेन पावर के ऊपर। गरीब, युवा
अन्नदाता एंड नारी शक्ति के ऊपर, ये 4 चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है इस बजट के अंदर, बराबर ना। और जिस तरीके से पीएम मोदी जी के द्वारा विकसित नेशन का विज़न देखा गया है 2047 तक, उसी तरीके से विकसित स्टेट का विज़न देखा गया है भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा 2047 तक, बराबर ना। और गुजरात का जो इस बार ग्रोथ हुआ है वो 14.9% रहा है, बराबर, वो ध्यान में रखने की बात है। ओके चलो, ओके चलो, अगर मैं इस बजट के हाईलाइट्स के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो गुजरात गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि फाइनेंशियल 2025 के अंदर जो बजट रहे हमारा वो सरप्लस बजट रहे, मतलब हमारा इनकम ज़्यादा हो और खर्चा कम हो, और 146.72 करोड़ का सरप्लस बजट लॉन्च किया है फाइनेंशियल 2025 के लिए। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर टोटल 2.14 लाख करोड़ रुपया अलोकेट किया है, और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर 83,000 करोड़ का अलोकेट किया है। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर का मतलब कोई ना कोई चीज़ को डेवलप करने के लिए जो भविष्य में इनकम जनरेट करके देगा, और नॉन डेवलपमेंटल का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी जगह पे खर्चा जो भविष्य में इनकम जनरेट करके नहीं देगा, बराबर ना। ओके, तो बोल सकते हैं कि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज़ अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बराबर ना, ध्यान में रखना है। उसके अलावा बजट के अंदर साबरमती रिवर फ्रंट एक्सटेंशन अनाउंस किया गया है। साबरमती रिवर फ्रंट को अहमदाबाद से गिफ्ट सिटी तक एक्सटेंड किया जाएगा 38.2 किलोमीटर तक, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट बनेगा, और उसके लिए 100 करोड़ रुपया लोकेट किया गया है। और उसके अलावा बजट के अंदर एस्टिमेट किया गया 2024-25 के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट, एक ऐसी रिसिप्ट कि जो कोई जगह से फॉर एग्जांपल गुजरात गवर्नमेंट ने कोई जगह पे पैसा इन्वेस्ट किया है उसका ब्याज आने वाला है, एक ऐसी रिसिप्ट जो कोई टैक्स के माध्यम से कलेक्ट होने वाला है, बराबर ना। तो ऐसा पैसा जो बिना कोई मेहनत किए, फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं कि बिना कोई मेहनत किए ये पैसा ऑटोमेटिकली जनरेट होने वाला है, रेवेन्यू रिसीट, बराबर ना। वो कितना होने वाला है, 2,29,000 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना करने वाला है, 2,19,000 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब एक ऐसी जगह पे खर्चा जो भविष्य में कोई इनकम जनरेट करके नहीं देगा, लोगों के वेलफेयर के लिए, कोई ग्रांट देने के लिए, बराबर ना। तो एक 2,19,000 करोड़ का खर्चा है, और उसके सामने इनकम कितनी होने वाली है, 2,29,000 करोड़ की। कैपिटल रिसिप्ट की अगर बात करूँ, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कोई जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है जिसका ब्याज जो आता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट में जाता है, और जिसका प्रिंसिपल आता है वो कैपिटल रिसिप्ट में आता है, बराबर ना। फिर अगर गवर्नमेंट कोई जगह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से या तो फिर कोई वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था के पास से कोई लोन लेता है, वो भी कहाँ पे कलेक्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट के अंदर, बराबर ना। तो कैपिटल रिसिप्ट कितना होगा, 95,000 करोड़ के आसपास, और कैपिटल खर्चा कितना होगा, 1,08,000 करोड़ के आसपास, बराबर ना। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब एक ऐसी जगह पे खर्चा जो भविष्य में इनकम जनरेट करके देगा, बराबर ना। ओके, और उसके अलावा कुछ अलोकेशंस की अगर बात करूँ तो 20,000 आंगनवाड़ी गुजरात के अंदर स्मार्ट आंगनवाड़ी बनाई जाएगी, और 8,000 नई आंगनवाड़ी बनाई जाएगी, और टोटल इसके लिए 55,000 करोड़ को अलोकेट किया गया है। एग्रीकल्चर, फार्मर्स एंड कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के लिए 22,000 करोड़ अलोकेट किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के लिए 6,193 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया है। और उसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए 55,114 करोड़। उसके अलावा न्यूट्रिशन स्कीम के लिए, प्राइम मिनिस्टर न्यूट्रिशन स्कीम के लिए 1,400 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए 20,100 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया है। उसके अलावा रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के लिए 22,000 करोड़ अलोकेट किया गया है, और वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट के लिए 6,000 करोड़ रुपीज़ 6,800 करोड़ रुपीज़ अलोकेट किया गया है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, तो ये कुछ अलोकेशंस आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा फार्मर्स और जो फिशरमैन है उनको रिलीव दिया गया है, उनको जो फिश प्रोडक्शन के अंदर मॉडर्नाइजेशन के लिए 627 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया है, और 463 करोड़ फिशरमैन के रिलीव के लिए, और 134 करोड़ फिशरीज इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए अलोकेट किया गया, ये 627 में से, बराबर ना। और गांधीनगर गिफ्ट सिटी को डेवलप करने के लिए 52 करोड़ का अलोकेशन किया गया है, जो उसका जो अभी एरिया है, स्पानिंग है, 900 एकड़ का है, उसको 3300 करोड़ का करना है, बराबर ना। तो इसके लिए 52 करोड़ रुपीज़ अलोकेट किया गया है, बराबर ना। ओके,
उसके अलावा निर्मल गुजरात 2.0 अभियान लॉन्च किया गया है। निर्मल गुजरात 2.0 के अंदर क्या किया जाएगा? तो अगर मैं हेल्थ और एजुकेशन एलोकेशंस की बात करूं तो 76 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है 319 एम्बुलेंस को प्रोक्योर करने के लिए। स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ सर्विस विद 20,001 करोड़ अलोकेटेड टू द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बराबर ना। टोटल 20,100 करोड़ रुपया हेल्थ और फैमिली वेलफेयर को अलोकेट किया गया, जिसमें से 76 करोड़ 319 एम्बुलेंस को प्रोक्योर करने के लिए अलोकेट किया गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। ओके, उसके अलावा बजट में अनाउंस किया गया है कि मोरबी और कच्छ के अंदर न्यू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को एस्टैब्लिश किया जाएगा और खेल ब्रह्मा विल गेट अ न्यू एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, और अगर मैं स्टूडेंट वेलफेयर स्कीम की बात करूँ तो 504 करोड़ रुपया पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर द वाइब्रेंट इंडिया यशस्वी, पीएम यशस्वी स्कीम के लिए 504 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है। 360 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया है स्कॉलरशिप देने के लिए टोटल टू 40 लाख एससी एंड एसटी कैंडिडेट को। 600 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया है एजुकेशन लोन के लिए टू द नॉन रिजर्व क्लासेस के लिए। 84 करोड़ के अलोकेट किया गया है फ्री बाइसिकल प्रोवाइड करने के लिए टू द 1.5 लाख गर्ल्स अंडर द सरस्वती साधना योजना। 260 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया है ट्रांसपोर्ट असिस्टेंस के लिए टू द 1 लाख स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 9 to 12 के लिए, बराबर ना। तो ये कुछ स्टूडेंट वेलफेयर स्कीम भी लॉन्च की है गवर्नमेंट के द्वारा, ध्यान में रखनी है, बराबर ना। ओके, अगर कुछ की अनाउंसमेंट की बात करूँ फ्रेंड्स तो नमो सरस्वती योजना लॉन्च की गई है बजट के दौरान, बराबर ना। अगर मैं कुछ की अनाउंसमेंट की बात करूँ फ्रेंड्स तो नमो सरस्वती योजना लॉन्च की गई है। तो ये योजना की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए 250 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ये योजना के अंदर जो एलिजिबल पुअर हैं और जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं जो साइंस स्ट्रीम के अंदर पढ़ रहे हैं, जो हायर सेकेंडरी के अंदर पढ़ रहे हैं, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा 10,000 रुपीज़ का क्लास 11 के अंदर और क्लास 12 के अंदर 15,000 का, बराबर 15,000 का। कैसे लोगों को? जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, जो मिडिल क्लास स्टूडेंट्स हैं उनको। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द साइंस स्ट्रीम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फ्रॉम 2 lakh to 5 lakh annually in the next 5 years, which could be potentially increase the cost approximately rupees 400 करोड़। तो अभी जो साइंस स्ट्रीम में जो स्टूडेंट्स हैं उसके हिसाब से खर्चा 250 करोड़ है, लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेशन करें कि 4 साल के अंदर 5 साल के अंदर ये 5 लाख स्टूडेंट हो जाए साइंस स्ट्रीम के अंदर बिकॉज ऑफ दिस योजना, तो ये खर्चा 400 करोड़ का हो जाएगा, बराबर ना। लेकिन कौन सा बेनिफिट दिया जाएगा कि क्लास 1 के अंदर 10,000 का असिस्टेंस दिया जाएगा, क्लास 11 के अंदर और क्लास 12 के अंदर 15,000 का, जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको, राइट ना। और नमो श्री योजना की अगर बात करूँ, ये नमो सरस्वती योजना का पार्ट है। अगर मैं नमो श्री योजना की बात करूँ तो नमो श्री योजना के अंदर जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनके लिए 750 करोड़ रुपया एलोकेट किया गया है, बराबर ना। इस योजना के अंदर जो प्रेग्नेंट वुमेन है जो पुअर इकोनॉमिक कंडीशन से बिलोंग करती हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा 12,000 रुपये का फॉर द नरिशमेंट ऑफ द बेबी, बराबर ना। एक 12,000 रुपये का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा उनकी बेबी के न्यूट्रिशन के लिए। और प्रेग्नेंट वुमेन ऑफ 11 कैटेगरीज इंक्लूडिंग द SC ST, बराबर ना, आर एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम, बराबर ना। तो नमो श्री योजना के अंदर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको 12,000 रुपया प्रोवाइड किया जाएगा उनके न्यूट्रिशन के लिए। और उसके अलावा नमो सरस्वती योजना के अंडर में जो 11 और 12 क्लास में पढ़ रहे हैं, जो मिडिल क्लास के जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उनको 10,000 और 15,000 रुपया रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड किया जाएगा, बराबर ना। ध्यान में रखना है नमो श्री योजना और नमो सरस्वती योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर ना। ओके, और नमो लक्ष्मी योजना की अगर बात करूँ फ्रेंड्स तो अंडर दिस गर्ल्स फ्रॉम क्लास 9 to 10 will get monetary assistance to promote their nutrition, health and education. About 10 lakh eligible girl students in the government aided and private secondary and higher secondary schools will be given an assistance rupees 10,000 per annum for class 9 and 10 and rupees 15,000 per annum for class 11 and 12, बराबर ना। तो नमो लक्ष्मी योजना वो जो गर्ल स्टूडेंट है, बराबर ना, क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के, बराबर, उनको मॉनिटरी असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा एनुअली। टोटल 10 लाख एलिजिबल गर्ल स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही है, एडेड स्कूल में पढ़ रही है, प्राइवेट सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रही है, बराबर ना। उनको ये असिस्टेंस दिया जाएगा 10,000 पर एनम क्लास 9 और 10 के लिए और 15,000 पर एनम क्लास 11 और 12 के लिए, बराबर ध्यान में रखना है नमो लक्ष्मी योजना के अंडर में। और गुजरात
स्टीयर्स टुवर्ड्स अ विजन ऑफ बिकमिंग 5G गुजरात, बराबर ना। तो 5G गुजरात किस तरीके से गुजरात का प्लानिंग है, किस तरीके से गुजरात ने अपना टारगेट को सेट किया है, तो 5G के ऊपर फोकस किया है। गरबू गुजरात, गुणवंतु गुजरात, ग्रीन गुजरात, ग्लोबल गुजरात, गतिशील गुजरात, ये 5G के ऊपर फोकस किया है, वो ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। और अगर मैं गुजरात गवर्नमेंट की बात करूँ फ्रेंड्स, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल जी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी, और नेशनल पार्क यहाँ पे मरीन नेशनल पार्क और मचना नेशनल पार्क जैसे बहुत ही प्रचलित नेशनल पार्क है। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बजट गुजरात का बजट आया है, बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली पीएम मोदी जी के द्वारा विजिट किया था गुजरात के अंदर, कुछ इनोग्रेशंस किए गए, उसके बारे में बात करें। बहुत इंपॉर्टेंट इनोग्रेशंस किए गए हैं मोदी जी के द्वारा, उनके बारे में बात करें। यस, तो पीएम मोदी विजिटेड द गुजरात ऑन 24 एंड 25 फरवरी। ड्यूरिंग द विजिट उनके द्वारा इनोग्रेशन किया गया एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विथ मोर देन वर्थ ₹52,250 करोड़, बराबर ना। और जो मेजोरिटी ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, 48,100 करोड़ से ज़्यादा के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, वो तो राजकोट गुजरात के अंदर ही है। और ये जो प्रोजेक्ट्स है वो मोस्टली फोकस कर रहे हैं हेल्थ केयर के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, एनर्जी के ऊपर, टूरिज्म के ऊपर, रोड्स के ऊपर, रेलवे के ऊपर और नेचुरल गैस के ऊपर, उसके बारे में बात करें, बराबर ना। चल ओके, अगर मैं बात करूँ कि पीएम मोदी जी के द्वारा 5 नई एम्स हॉस्पिटल को इनोग्रेट किया गया है। एम्स का फुल फॉर्म तो हम जानते ही होंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर द मेडिकल साइंस। तो ये 5 नई एम्स हॉस्पिटल का यहाँ पे इनोग्रेशन किया गया है। कहाँ कहाँ पे? राजकोट, भटिंडा, रेबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी के अंदर, बराबर ना। और टोटल इसके लिए 6,315 करोड़ रुपीज़ अलोकेट किया गया है, बराबर ना। एम्स राजकोट, एम्स भटिंडा, एम्स रेबरेली, एम्स कल्याणी और एम्स मंगलगिरी, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, उसके अलावा पीएम मोदी जी के द्वारा एक इनोग्रेशन किया है केबल स्टेड सुदर्शन सेतु ब्रिज इन गुजरात, बराबर ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन सेतु ब्रिज कहाँ पे, कौन से स्टेट में इनोग्रेट किया गया पीएम मोदी जी के द्वारा? गुजरात के अंदर। अभी कहाँ पे इनोग्रेशन किया गया, उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में देखते हैं। तो पीएम ने अभी इनोग्रेशन किया सुदर्शन सेतु ब्रिज, इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज स्पानिंग 2.32 किलोमीटर ऑन द अरेबियन सी, कनेक्टिंग ओखा mainland and बेट द्वारका आइलैंड इन द गुजरात टू प्रोवाइड द ईजियर एक्सेस टू द द्वारकाधीश टेम्पल। तो अभी आपको पता ही होगा कि द्वारका से अगर आपको बेट द्वारका जाना है तो आप वाया वाटरवे ही जा सकते हो। तो वहाँ पे एक 2.32 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज ही बना दिया है, ताकि ओखा और बेट द्वारका का जो कनेक्शन है इसको ईजियर और कन्वीनियंट बना सके। द्वारकाधीश टेम्पल के अंदर जाने का जो रास्ता है वो और ज़्यादा इजी हो जाए, बराबर ना। ओके, और इसके लिए टोटल 980 करोड़ का खर्चा हुआ है। और उसके अलावा ये जो सी लिंक है वो गुजरात का पहला है और हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द नेशनल हाईवे डिवीजन इन द रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ द गुजरात, बराबर ना। और द ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द नेशनल हाईवे 51 एंड फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बराबर ना, ध्यान में रखना है। और अगर मैं उसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करूं, तो ब्रिज हैज़ अ सोलर पैनल्स ऑन द अपर सेक्शंस ऑफ द इट्स फुटपाथ जनरेटिंग 1 मेगावाट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। और इट हैज़ 4 लेन एंड 2.50 मीटर वाइड फुटपाथ विथ वर्सेसिस फ्रॉम द भागवत गीता एंड इमेजेस ऑफ द लॉर्ड कृष्णा ऑन द ईस्ट साइड, बराबर। तो ये ब्रिज के दोनों साइड के ऊपर भगवत गीता और लॉर्ड कृष्णा के इमेजेस हैं। 2.50 मीटर का फुटपाथ है और 4 लेन है, बराबर ना। और इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर द बोट ट्रांसपोर्ट टू रीच द टेम्पल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो बेट से अगर द्वारका से बेट द्वारका जाना था तभी तक वाटर वे ही था, तो वो बहुत ही इनकन्वीनियंसी प्रोवाइड कर रहा था पिलग्रिम्स को, बराबर ना। इसके लिए एक ब्रिज ही बनाया गया जहाँ पे आप चल के भी जा सकते हो, बराबर ना। और सुदर्शन सेतु और सुदर्शन वॉज प्रीवियसली नोन एज ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज, बराबर ना। और उसको रिनोवेट करके एक वॉकवे बनाया गया है, सिंपल, बराबर ना। ओके, उसके अलावा
फाउंडेशन स्टोन रखा गया है पीएम मोदी जी के द्वारा एक नई मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन प्रोजेक्ट को, बराबर ना, उसके बारे में बात करें तो पीएम लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द न्यू मुंद्रा पानीपत पाइपलाइन प्रोजेक्ट विच इज वर्थ ₹9,000 करोड़. दिस पाइपलाइन स्पान्स 1194 किलोमीटर and can transport the crude oil from the Mundra port on the Gujarat coast to the Indian Oil's refinery in the हरियाणा पानीपत. तो मुंद्रा पोर्ट से हरियाणा जो इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है हरियाणा के अंदर, वहाँ पे क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा. टोटल ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का और ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर का ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, बराबर ना. टोटल 9,000 करोड़ में इसको बनाया गया है और उसकी जो इनिशियल कैपेसिटी होगी इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की वो 8.4 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम क्रूड ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने की इनिशियल कैपेसिटी होगी, बराबर ना. तो ऐसे पाइपलाइन प्रोजेक्ट को यहाँ पे अनवेल किया गया है. ओके, तो ये कुछ अनाउंसमेंट पर ये कुछ इनोग्रेशंस आपको ध्यान में रखने हैं जो रिसेंटली पीएम मोदी जी के द्वारा गुजरात के अंदर किए गए हैं, बराबर ना. चलो ओके, हमारी नेक्स्ट जो फ्रेंड्स कभी रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF का एक MBA रैंकिंग्स लॉन्च किया गया 2024 का और इसके बारे में बात करें. इसमें IIM अहमदाबाद ने टॉप किया है. इसके लिए हमारी गुजरात न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर ना. चल ओके, तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF की जो टॉप मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA कॉलेज इन इंडिया की अगर बात करें तो IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद हैज़ टॉप अमंग द टॉप गवर्नमेंट MBA कॉलेज इन द इंडिया. इन 2024 MBA कॉलेज रैंकिंग जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट जो जमशेदपुर का है, झारखंड का है, उसने टॉप किया था अमंग द टॉप प्राइवेट MBA कॉलेज. अगर मैं टॉप गवर्नमेंट MBA कॉलेज की बात करूँ तो IIM अहमदाबाद है और अगर टॉप प्राइवेट MBA कॉलेज की अगर बात करें तो जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट जो जमशेदपुर झारखंड का है उसने टॉप किया है, बराबर ना. तो सिंपल न्यूज़ थी. रैंकिंग इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF का द्वारा एक MBA कॉलेज का रैंकिंग लॉन्च किया गया. टॉप गवर्नमेंट MBA कॉलेज IIM अहमदाबाद और टॉप प्राइवेट MBA कॉलेज जेवियर लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट झारखंड के अंदर, बराबर ना. ओके, अगर मैं इस रैंकिंग के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स तो इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इज प्रेजेंटेड बाय द एजुकेशन पोस्ट, अ मंथली मैगजीन ऑन हायर एजुकेशन, is a non-governmental organization that ranks various institutions on the periodic basis. The ranking is conducted by the Ahmedabad-based Maxon Consulting Private Limited. It is a knowledge partner under the mentorship of the Federation for the World Academics, बराबर ना. और according to the Indian Institutional Ranking Framework, the ranking assesses over 300 management institutions and provided the rankings to the 50 government and 160 private management institutions in the 6th category, बराबर ना. और 300 इंस्टीट्यूशन का सर्वे करके 50 गवर्नमेंट और 160 प्राइवेट संस्थाओं को यहाँ पे रैंकिंग प्रोवाइड किया गया इस संस्था के द्वारा. और अगर मैं बात करूँ इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क मैनेजमेंट रैंकिंग के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस को इवोल्यूशन किया जाता है वो नीचे दिए गए पैरामीटर्स के ऊपर उनका इवोल्यूशन किया जाता है. कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर? टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज एंड पेडागोजी के ऊपर, किस तरीके से उनकी टीचिंग करवाने की पद्धति है और टीचर्स की मेथड क्या है स्टूडेंट्स को समझाने की, वो इंडस्ट्री का इनकम और इंटीग्रेशन, प्लेसमेंट परफॉर्मेंस, रिसर्च, प्लेसमेंट स्ट्रेटजी एंड सपोर्ट, फ्यूचर ओरिएंटेशन, एक्सटर्नल परसेप्शन एंड इंटरनेशनल आउटलुक, बराबर ना. तो ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान में रख के एक पर्टिकुलर संस्था का इवोल्यूशन किया जाता है और उनको रैंकिंग प्रोवाइड किया जाता है. और IIM अहमदाबाद टॉप गवर्नमेंट MBA कॉलेज है इंडिया की अकॉर्डिंग टू दिस रैंकिंग, बराबर ना. ओके. उसके अलावा श्री 51 शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव अभी किक ऑफ किया गया अंबाजी के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना. ओके, तो न्यूज़ क्या है फ्रेंड्स कि 5 दिन का एक शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव का किक ऑफ किया गया अंबाजी से, बराबर ना. उसके बारे में बात करें. ओके, सबसे पहले तो अगर ये जो परिक्रमा महोत्सव है एक्चुअली 51 शक्तिपीठ परिक्रमा जो पाथ है ये परिक्रमा के लिए वो बनाया गया था PM मोदी जी के द्वारा जब ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे 62 करोड़ के खर्चे के ऊपर, टू सो दैट डिवोटीज कुड हैव अ ग्लिम्स ऑफ 51 शक्तिपीठ इन द वन प्लेस. जो 51 शक्तिपीठ है उनको एक ही प्लेस के ऊपर उनके दर्शन हो जाए
जो भक्तजन है बराबर ना उनको, इसके लिए एक पाथ बनाया गया था, शक्तिपीठ पाथ, पीएम मोदी जी के द्वारा, जो जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, बराबर 62 करोड़ के खर्चे के ऊपर। और इसी पाथ के ऊपर हर साल ये परिक्रमा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कौन आयोजन करता है? तो गुजरात परिक्रमा यात्राधाम विकास बोर्ड, श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट और बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आर जॉइंटली ऑर्गेनाइजिंग द श्री 51 शक्तिपीठ परिक्रमा महोत्सव। और ऑन दिस ओकेजन जो एमपी है श्री प्रभात भाई पटेल, उनके द्वारा परफॉर्म किया गया आरती टू श्री यात्रा एंड माता जी एंड वेलकम द डिवोटीज हु आर डूइंग द परिक्रमा, बराबर ना। तो एक सिंपल न्यूज़ है कि जो परिक्रमा का पाथ बनाया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा, उस परिक्रमा पाथ के ऊपर शक्तिपीठ के दर्शन, 51 शक्तिपीठ के दर्शन एक साथ हो जाए, इसके लिए हर साल परिक्रमा महोत्सव होता है 5 दिन का। और इसका भी इनोग्रेशन किया गया अंबाजी से, बराबर ना। ओके, ध्यान में रखना है। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।